Hello friends, you are welcome in Million Concepts of English। हम TGT 2022 के बैच के लिए जॉन मिल्टन को पढ़ रहे हैं और जॉन मिल्टन पर ये तीसरा वीडियो है। आज हम पढ़ेंगे पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट की समरी, और समरी का ये पार्ट फर्स्ट है। बुक फर्स्ट का पार्ट नहीं है, बल्कि टोटल समरी का ये पार्ट फर्स्ट है। इस पार्ट में हम समरी पढ़ेंगे बुक फर्स्ट की, और अगले पार्ट में पूरे 2 से लेके 12 तक जो बुक्स बचती हैं पूरे की समरी पढ़ेंगे। इन 2 पार्ट में ही फुल समरी पढ़ेंगे। लेकिन इस समरी को पढ़ने से, बुक फर्स्ट को पढ़ने से आपको फ़ायदा क्या होगा वो समझिए। फर्स्ट, फुल नॉलेज ऑफ बुक फर्स्ट, यानी बुक फर्स्ट की आपको फुल नॉलेज मिलेगी। ऑल इम्पोर्टेंट स्पीचेस, जितनी इम्पोर्टेंट स्पीचेस हैं सैटन के द्वारा बोली गई हैं वो सब आपको मिलेंगी। टू सपोर्ट द पॉइंट्स यू विल गेट ओरिजिनल लाइन फ्रॉम द टेक्स्ट, यानी कि किसी भी पॉइंट को हम बताते हैं तो आपको उस पॉइंट के सपोर्ट में जो ओरिजिनल टेक्स्ट की लाइन होगी वो भी देने की कोशिश की गई है। और ऑल इवेंट्स विल बी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, तो जितनी भी घटनाएं हैं वो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में मिलेंगी। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक प्रश्न को जान लेते हैं। किसी ने पूछा था तो आपको भी इंपॉर्टेंट लगेगा और बता दे रहे हैं। क्वेश्चन है, हु इज अ फॉयल कैरेक्टर इन पैराडाइज लॉस्ट? आंसर है सन ऑफ गॉड। और यहाँ तक कि सैटन को भी फॉयल कैरेक्टर के नाम से जाना जाता है। पहले समझ लीजिए कि फॉयल कैरेक्टर होता क्या है। देखिए, फॉयल कैरेक्टर जो होता है वो दूसरा जो मेन कैरेक्टर होता है उसकी खूबियों को, उसके लक्षणों को की तरफ ध्यान आकर्षित करता है, उसकी खूबियों को उजागर करता है। ऐसा कह सकते हैं कि वो जो एक्शन करता है, कुछ बातें बताता है, तो वो मेन कैरेक्टर के कैरेक्टरिस्टिक्स बताता है। तो यहां पर ये जो लाइन लिखी है, द रेडियंट इमेज ऑफ गॉड्स ग्लोरी, गॉड्स की ग्लोरी की चमकदार इमेज होता है इसमें फॉयल कैरेक्टर। तो फॉयल कैरेक्टर इसमें कौन है? सन ऑफ गॉड। इसके अगर सपोर्ट में बात करें तो देखिए, सन ऑफ गॉड जो है, ये सन ऑफ गॉड जो है ये गॉड का एक कौन होते हैं? एडवाइजर होते हैं, यानी कि फेवर्ड एडवाइजर होते हैं गॉड के। अच्छा, दूसरी बात, अगर सैटन की बात करें तो देखिए, सैटन भी बहुत सारी बातें कहता है कि गॉड जो है काफ़ी शक्तिशाली हैं, अपने डायलॉग्स में ही कहता है। और दूसरी बात, सन ऑफ गॉड सैटन को रिप्लेस करने के बाद ही तो ईश्वर के एडवाइजर बनते हैं। देखिए, ये तो बैटल हुआ, ये आपका बैटल होता है। बैटल के बाद ये आपके सैटन हेल में आ जाते हैं, लेकिन बैटल से पहले तो ही गॉड के बराबर में ही बैठ करके, यानी कि उनके दरबार में बैठ करके मुख्य सलाहकार का काम करते थे। युद्ध से पहले जब इन्होंने विरोध नहीं किया था, अपोजिशन में नहीं थे, तो यहां पर मुख्य सपोर्टर थे। तो इस प्रकार ये दोनों ही, लेकिन मेन तौर पर इसका आंसर जो है सन ऑफ गॉड है, लेकिन सैटन को भी फॉयल कैरेक्टर माना जाता है। चलिए कोई बात नहीं, अब हम आगे बढ़ते हैं, समरी की बात करते हैं। आप अच्छी तरह जानते हैं कि पैराडाइज लॉस्ट बाय डिक्लेयरिंग हिज पोइम द सब्जेक्ट थीम, तो ये पैराडाइज लॉस्ट मिल्टन ओपन करते हैं तो इसमें जो आपकी म्यूज यूरेनिया है उनको इन्वोक करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, और इनकी स्तुति में ये 2 बातें बताते हैं। पहली बात, पोइम की थीम के बारे में बात करते हैं, और दूसरी बात, पोइम के ऑब्जेक्ट के बारे में बात करते हैं। शुरू में थीम और बाद में ऑब्जेक्ट बताया गया है। तो क्या थीम, क्या सब्जेक्ट है, किस थीम पे लिखा गया है?
मैनकाइंड्स फर्स्ट एक्ट ऑफ डिसओबीडेंस टूवार्ड्स गॉड, यानी कि ईश्वर के प्रति मनुष्य की पहली अवज्ञा यानी कि आज्ञा का उल्लंघन, एंड द कॉन्सिक्वेंस दैट फॉलोड फ्रॉम इट, और उसके बाद जो इसके परिणाम हुए। तो यहाँ से शुरू होता है ऑफ मैंस फर्स्ट डिसओबीडेंस, मनुष्य की पहली अवज्ञा, मनुष्य का पहला आज्ञा का उल्लंघन, एंड फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्री, और इस आज्ञा के उल्लंघन में मनुष्य जो है इस ज्ञान के वृक्ष का फल खा लेता है। एंड हुज मॉर्टल टेस्ट ब्राउट डेथ इनटू द वर्ल्ड, और इस फल का जो मॉर्टल टेस्ट है, इस फल का जो नश्वर स्वाद है, इस संसार में मृत्यु लेकर आता है। एंड ऑल आवर वो विद लॉस ऑफ ईडन, और समस्त हमारे दुखों को लेकर आता है, और साथ में ईडन को भी हमें खोना पड़ता है। टिल वन ग्रेटर मैन रीस्टोर अस, जब तक कोई महान व्यक्ति यानी कि ईसा मसीह नहीं आ जाते और हमको रीस्टोर कर देते हैं, एंड रीगेन द ब्लिसफुल सीट, और फिर हमको वही ब्लिसफुल सीट, उस वरदानी सीट को प्रदान करते हैं। तो ये था पहली 4-5 लाइनों में इसका सब्जेक्ट। पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट बिगिंस with invocation of the heavenly being Urania. First 26 lines are the invocation of the heavenly muse. ये तो आप जानते ही हैं, बहुत चर्चा करने की जरूरत नहीं है। और ये पॉइंट है कि यूरेनिया की जो कि म्यूज ऑफ एस्ट्रोनॉमी या और एस्ट्रोलॉजी होती हैं, इनकी बुक फर्स्ट में ही 2 बार इन्वोकेशन होती है। पहली बात शुरू में आपने पढ़ाई, Sing heavenly muse that on the secret top of Oreb or of Sinai didst inspire that shepherd who first taught the chosen seed. तो ये इंस्पिरेशन पाने के लिए इनकी प्रार्थना करते हैं कि आपने उस हेरब पर्वत पर, सेनाई पर्वत पर उस शेफर्ड को यानी कि मोजेस को, कौन है मोजेस को आपने ज्ञान दिया, उसको इंस्पायर किया, और उसने चूजन सीड यानी कि इजराइल वासियों को शिक्षा दी। तो मुझे भी इंस्पायर कीजिए कि मैं इस पोइम को लिखने जा रहा हूँ मैनकाइंड की फर्स्ट डिसओबीडेंस पर और उसके फाल पर। फिर दूसरी बुक जैसी बुक के बीच में, बिल्कुल मिडल ऑफ द बुक फर्स्ट में, आपने देखा होगा कि सबसे पहले मोलेच आता है, उसके बाद बेलियल आता है सबसे बाद में। तो ये फॉलन एंजल्स को जब सैटन एड्रेस करता है, उनको बुलाता है, तो सब दौड़े चले आते हैं। तो यहाँ पर जॉन मिल्टन म्यूज से आह्वान कर रहे हैं, से म्यूज, हे देवी बताइए, द नेम देन नोन हु फर्स्ट हु लास्ट, बताइए कि कौन सा जो एंजल है पहले आया और कौन सा बाद में आया। रोज फ्रॉम द स्लम्बर, अपनी नींद से जागा, ऑन दैट फायरी कोच, उस जलते हुए नरक में। तो ये दूसरी प्रार्थना थी। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट बनता है। देखिए, आपने दोनों ही स्पीचेस, दोनों ही इन्वोकेशन पढ़ी। दोनों ही इन्वोकेशन में म्यूज यूरेनिया का डायरेक्टली नाम नहीं लिया जाता, केवल म्यूज करके उनको एड्रेस किया जाता है, उनकी स्तुति की जाती है। लेकिन बुक 7 में शुरुआत में वो सीधे सीधे हेवनली म्यूज का नाम लेते हैं। तो ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि किस बुक में हेवनली म्यूज यूरेनिया का सीधे सीधे डायरेक्टली वो नाम लेते हैं। तो यहाँ लेते हैं बुक 7 की शुरुआत में, डिसेंड फ्रॉम हेवन यूरेनिया। तो स्वर्ग से यूरेनिया उतरिए, बाई दैट नेम इफ राइटली दाउ आर कॉल्ड, इस नाम से यदि तुम वास्तव में जानी जाती हो। हुज वॉइस डिवाइन, जिसकी आवाज़ दिव्य है, फॉलोइंग एबव द ओलंपियन हिल आई सोर, तो मैं ओलंपियन हिल पे जा रहा हूँ, उसकी तरफ जा रहा हूँ। तो ये पहले बुक 6 में
स्वर्ग की कहानी बताई जाती है, और बुक 6 के बाद जो है 7 बुक में वो धरती पर आ जाते हैं। फिर धरती की कहानी सुनाई जाती है, फिर ईडन की कहानी सुनाई जाती है। द पोइट प्रेज द म्यूज एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ हिज पोइम। तो इस पोइम का ये ऑब्जेक्ट है। पहला क्या था? सब्जेक्ट था, जिस विषय पर पूरी पोइम लिखी गई है, और पोइम लिखने का उद्देश्य क्या था? तो प्रार्थना करते हैं, वॉट इन मी इज डार्क इल्यूमाइन। जो मेरे अंदर अंधेरा है उसको रोशन कर दीजिए, उसको प्रकाशित कर दीजिए हे देवी। व्हाट इज लो राइज एंड सपोर्ट। जो मेरे अंदर निम्न है उसको उठाइए और उसमें मदद करिए। दैट टू द हाइट ऑफ दिस ग्रेट आर्ग्यूमेंट। ताकि मैं इस ग्रेट आर्गूमेंट, ताकि मैं ह्यूमन फॉल पर और ह्यूमन के डिसओबीडेंस पर बात कर सकूं। एंड आई में एजर्ट एटर्नल प्रोविडेंस। ताकि मैं उस दिव्य, उस ईश्वर के प्रोविडेंस को, ईश्वर के प्रावधान को दृढ़तापूर्वक कह सकूं। एजर्ट माने दृढ़तापूर्वक कह सकूं। एंड जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन। और प्रूव कर सकूं कि ईश्वर के जो तरीके हैं मनुष्य के लिए वो सटीक हैं, उनमें कोई भी प्रकार की कमी नहीं है। ईश्वर जो करता है वो सब कुछ ठीक करता है। तो यहाँ तक था, और ये आपने पहले भी पढ़ चुके हो कि वी नो दैट पैराडाइज लॉस्ट स्टार्ट्स इन मीडिया रेसेस। मीडिया रेसेस माने कहानी बीच से शुरू होती है, शुरू से शुरू नहीं होती, कहानी बीच से शुरू होती है। कहाँ से शुरू होती है? फॉल ऑफ सैटर्न। सैटर्न का जब हेल में फॉल हो जाता है वहाँ से शुरू होती है। और एक्चुअली में मिल्टन डिस्क्राइब द सैटेनिक फॉल लेटर इन बुक 6। बुक 6 में जब तीसरे दिन का युद्ध समाप्त होता है तो सन ऑफ गॉड सैटर्न को एक होल के थ्रू स्वर्ग से बाहर फेंक देता है। बट स्टार्ट्स विद इट्स कंसिक्वेंस इन बुक 1। लेकिन कहानी शुरू होती है इसके बुक 1 में, इसका जो रिजल्ट है वहाँ से शुरू होती है। तो कहाँ से शुरू होती है? बुक 1 स्टार्ट सैटर्न इज एक्सपेल्ड फ्रॉम हेवन। यानी कि सैटर्न की हेवन से एक्सपेल्ड कर दिया जाता है। ये कुछ लाइंस हैं, ये लाइंस जो हैं शुरू की हैं, इनको नहीं पढ़ेंगे क्योंकि एक्चुअल में यहाँ से पढ़ेंगे। एंड विद एम्बिशियस एम अगेंस्ट द थ्रोन एंड मोनार्की ऑफ गॉड रेज्ड इम्पायस बार इन हेवन एंड बैटल प्राउड विद वेन अटेम्प्ट। सैटर्न इस महत्वाकांक्षा को लेकर के कि ईश्वर की सत्ता और उनके सिंहासन को हत्या लेगा, और इसलिए वो इम्पायस बार जो आपका अनहोली वॉर है, अनैतिक युद्ध को शुरू कर देता है। लेकिन जो बैटल है वो व्यर्थ में होता है, यानी कि वो हार जाता है। हिम द अलमाइटी पावर हरल्ड हेडलॉन्ग फ्लेमिंग फ्रॉम द एटर्नल स्काई। दिव्य आकाश से ईश्वर की शक्ति जो है उसको नीचे फेंक देती है नरक में। विद हेडियस रूइन, और हेडियस रूइन लेके आती है। क्या लेके आती है? यानी कि उसका अगली डाउनफॉल लेके आती है। एंड कंब्यूशन डाउन टू बॉटमलेस प्रीडिशन, और नीचे जलती हुई नरक ऐसा है जिसमें कोई तला नहीं है, जिसका कोई आधार नहीं है, उसकी आग में वो गिर जाता है। Satan and horrible companions fell from heaven for duration of 9 days and 9 nights। यानी कि 9 दिन 9 रात लगातार वो स्वर्ग से नरक की ओर क्यास से होकर के गिरते हैं। तो ये प्रश्न पूछा जाता है कि जब सैटर्न और उसके फॉलोअर फेल ऑन टू
द फायरी लेक ऑफ हेल, हाउ मैनी डेज एंड नाइट दे फेल। तो ये 9 दिन और 9 रात होता है। लाइन क्या है? 9 टाइम्स ऑफ स्पेस दैट मेजर डे एंड नाइट। 9 दिन और रात के, स्पेस माने ड्यूरेशन में, यानी कि 9 दिन और 9 रात तक, टू मॉर्टल मैन, जिसको हम आम लोग गिनते हैं, विद हिज हॉरिडिक्यूल, अपने भयानक साथियों के साथ, ले बैंक्विस्ट रोलिंग इन द फायरी लेक। ले बैंक्विस्ट, वसीभूत होकर के वो इस फायरी लेक में गिर गया। अब हेल का वर्णन किया जाता है। हेल वॉज फायरी लेक येट द फ्लेम्स हैव नो लाइट। हालांकि लेक फायरी थी, आग की लपटें उठ रही थी, लेकिन इन फ्लेम्स में किसी भी तरह की लाइट नहीं थी, यानी कि चारों तरफ डार्कनेस ही डार्कनेस था। सैटर्न वॉज कंप्लीटली परप्लेक्स्ड एंड कन्फ्यूज्ड, पूरी तरह कन्फ्यूज हो जाता है, भ्रमित होता है। और आप जानते हैं सैटर्न सॉ फर्स्ट बेल्जेबब। तो ये प्रश्न यहाँ से पूछा जाता है कि व्हेन सैटर्न अवोक whom did he see first, किसको उसने पहली बार देखा? तो उसने बेल्जेबब को देखा। और बेल्जेबब कौन है? was next in power to himself, यानी कि सेकेंड इन कमांड माना जाता है इसको, बेल्जेबब को। दोनों ही इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछे गए हैं। सैटर्न टेल्स बेल्जेबब that he will not repent or exchange the steadfast mind, कि वह पछता नहीं रहा है और अब उसका जो दृढ़ मस्तिष्क है, उसके मस्तिष्क में जो दृढ़ता है, वो उसको चेंज भी नहीं करेगा। देखिए ये जो लाइंस हैं, ये वाली लाइंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। दीज लाइंस प्रूव दैट सैटर्न इज हीरो ऑफ पैराडाइज लॉस्ट बुक फर्स्ट। कैसे? देखिए ड्राइडन जो है, ड्राइडन सैटर्न को पैराडाइज लॉस्ट का हीरो मानते हैं। इन लाइन से बिल्कुल प्रूव हो जाएगा। बेल्जेबब के मन में कुछ पछतावे की भावना आती है, हिम्मत हार जाता है। तब सैटर्न की ये स्पीच है कि क्या कहता है? व्हाट दो द फील्ड बी लॉस्ट, क्या हुआ यदि हम युद्ध, बैटल फील्ड हार गए। ऑल इज नॉट लॉस्ट, अभी हमने सब कुछ नहीं खोया है, केवल युद्ध ही तो हारे हैं। हिंदी में बात करें, यदि इच्छाएं अभिजित हैं, यानी कि मन की हार नहीं हुई है, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। यदि मन की हार नहीं हुई है तो कैसी हार? क्या कहते हैं? ऑल इज नॉट लॉस्ट, हर चीज में अभी सब कुछ नहीं खोया है। द अनकंकरेबल विल, इच्छाएं अभिजित हैं। एंड द स्टडी ऑफ रिवेंज, बदले की भावना अभी भी है। इमोर्टल हेट, जो हेट है वो अभी भी अमर है, मरी नहीं है। एंड करेज, और ऐसा साहस है हमारे अंदर, नेवर टू सबमिट और ईल्ड, जो ना तो कभी समर्पण करेगा और ना ही झुकेगा। तो ऑल इज नॉट लॉस्ट, कैसे सब कुछ हार गए? युद्ध तो हारे हैं। और अगले भी लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। एंड वॉट इज एल्स नॉट टू बी ओवरकम, और इसके अलावा क्या बचा जिससे हम विजय नहीं पा सकते? नहीं, हर चीज पर हम विजय पा कर सकते हैं। दैट ग्लोरी नेवर सेल हिज रेथ और माइट एग्जॉट फ्रॉम मी, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, सुनिए। कोई व्यक्ति कब हारता है? आपने फिल्मों में देखा होगा, ऐतिहासिक जब कोई घटना होती है, किसी राजा का युद्ध देखते हैं, तो विपक्षी राजा जो होता है वो घुटनों के बल टिक करके, नाक रगड़ करके माफी मांगता है। दूसरा राजा जो जीतता है वो दूसरे राजा से घुटनों के बल बैठ करके नाक रगड़वाता है, बिल्कुल समर्पण करा देता है, तब कहते हैं कि वो हार गया। तो यहां पर क्या कह रहे हैं? दैट ग्लोरी, जो ईश्वर की शान है, जो ईश्वर की ग्लोरी है,
नेवर सेल हिज रैथ, ना तो उनका क्रोध और माइट, ना ही ईश्वर की शक्ति, एग्जॉट फ्रॉम मी, मुझसे प्राप्त नहीं कर सकती। क्या? टू बो एंड सू फॉर ग्रेस, ताकि मैं झुक जाऊं घुटनों के बल, एंड सू फॉर ग्रेस, सू का मतलब बैग, और मैं कृपा की प्रार्थना करूं, विथ सप्लियंटली, घुटनों के बल टिक करके, एंड डिफाई हिज पावर, और उसकी शक्ति की प्रशंसा करूं, उसकी शक्ति की स्तुति करूं, तो वो ग्लोरी, वो ईश्वर की शान मुझसे ये प्राप्त नहीं कर सकती। तो ये गर्व है सैटर्न का। तो ये कुछ बातें हैं सैटर्न की जो इसको हीरो प्रूव करती हैं। इसके बाद बिलजेबब फियर्स दैट व्हाट इज द यूज ऑफ देयर अनडिमिनिश्ड स्ट्रेंथ और इमोर्टलिटी इफ दे आर अंडरगो एवरलास्टिंग पनिशमेंट। बिलजेबब कहता है कि उनकी जो स्ट्रेंथ है वो अनडिमिनिशिंग है, कभी कम होने वाली शक्ति नहीं है, वो हमेशा पावरफुल रहेंगे, और उनके अंदर इमोर्टलिटी है, यानी कि अमर हैं वो। तो इस सब का फायदा क्या हुआ यदि वो जिंदगी भर इस पनिशमेंट में पड़े रहते हैं, इस पनिशमेंट को झेलते रहते हैं। तब सैटर्न कहता है टू बी वीक इज मिजरेबल, कमजोर होना एक दयनीय बात है, दुख की बात है। डूइंग और सफरिंग, मुसीबत सहना और काम करना। बट ऑफ दिस बी श्योर, लेकिन इससे एक बात निश्चित रखिए, टू डू ओट गुड नेवर विल बी आवर टास्क। अब अच्छाई करना हमारा काम नहीं रहेगा, अब हम सिर्फ बुराई ही बुराई करेंगे, यानी कि अब हम अच्छा नहीं करेंगे। बट एवर टू डू इल आवर सोल डिलाइट, बस बुरा करने में ही हमको आनंद आएगा। यानी कि अब ये खिसिया गए हैं पूरी तौर पर। तो सैटर्न टेक्स द डिसीजन टू रीअसेंबल हिज फोर्स, तो अपनी फोर्स को रीअसेंबल करता है। फिर यहाँ पर सैटर्न को कंपेयर किया जाता है किससे? लेविएथन से, यानी कि वेल से, टाइटन से, जेंट से, बेरिरोस से जो सन ऑफ यूरेनस है, टाइफून से, 100 हेडेड, टाइफून कौन है? 100 हेडेड मॉन्स्टर, इनसे जो है इसको सैटर्न को कंपेयर किया जाता है। और यहाँ पर ये बहुत सुंदर एपिक सिमिली है लेविएथन के बारे में, आपने सुना होगा इस एपिक सिमिली को। चलिए इस एपिक सिमिली को थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, थोड़ा बड़ा कर लिया है। तो देखिए क्या है, जब सैटर्न नीचे उस फायरी लेक में लेटा हुआ था, तो ले फ्लोटिंग मैनी आर रूड इन बुल्क एज ह्यूज एज होम द फेबल्स नेम मॉन्स्टर साइज। वह उस दलदल में लेटा हुआ था। मैनी आर रूड, रूड का मतलब होता है 1/4 ऑफ एन एकड़, एक एकड़ का चौथाई भाग। तो चौथाई भाग माने 1.25 बीघा मान लीजिए। तो 1.25 बीघा में यानी कि चौथाई एकड़ में वो इतने विशाल तौर पर लेटा हुआ था, जैसा कि फेबल में कही जाती है कि दैत्याकार साइज में वो लेटा हुआ था। टाइटन्स अर्थबॉर्न से उसकी तुलना करते हैं टाइटन की तरह। टाइटन कौन है? जिसने जॉब से युद्ध कर लिया था, जो अर्थबॉर्न यानी कि जिसकी माता जो थी वो पृथ्वी थी। बैरियर और टाइफून जो एक ऐसा देवता है जिसके 100 सिर हैं, उनसे तुलना करते हैं। बाई एंशियन टारसस हेल्ड, जिसका निवास जो है टार्टस की एक डैन में उसका निवास है। और द सी बीस्ट, या उस सी बीस्ट समुद्री जानवर की तरह। तो यहाँ से आपकी सिमिली शुरू होती है। लेविएथन की तरह पड़ा हुआ था, लेविएथन वेल की तरह। विच गॉड ऑफ ऑल हिज वर्क क्रिएटेड ह्यूजेस्ट, जिसको ईश्वर ने अपनी रचना में सबसे ज़्यादा बड़ा प्राणी बनाया। दैट स्विम
ओशंस स्ट्रीम, जो समुद्र की धाराओं में तैरती है। तो आप एपिक सिमिली की बात सुनिए कि एपिक सिमिली में जो व्हीकल होता है उसको डिस्क्राइब किया जाता है। तो सैटर्न की तुलना लेविएथन से की गई है। अब यहाँ पर लेविएथन को डिस्क्राइब किया जाता है कि लेविएथन, जिसको ईश्वर ने सबसे बड़ा प्राणी बनाया अपनी रचना का, जो समुद्र में तैरता है, हिम हैप्पीली स्लम्बरिंग ऑन द नॉर्वे फोम, जो नॉर्वे की फोम में, झागों में, यानी कि नॉर्वे के समुद्री झागों में स्लम्बरिंग माने लोटती रहती है, लेटी रहती है। द पायलट ऑफ सम नाइट फाउंडर एस्केप, जिसमें रात में चलने वाली नाव के जो नाविक होते हैं, डीम्ड सम आइलैंड, इसको कुछ द्वीप मान लेते हैं, इतना विशाल होता है लेविएथन जिसको द्वीप मान लेते हैं। ऑफ सी मैन टेल, जैसा कि अक्सर समुद्री लोग बताते हैं, विद फिक्स्ड एंकर इन हिज स्केली रिन, और उसकी स्केली कठोर त्वचा पर जो है एंकर लगा लेते हैं। मूर्स बाय हिज साइड अंडर द ली, और उसके बराबर में जाकर के वो रस्सी बांध देते हैं। वाइल नाइट इन्वेस्ट द सी एंड बिस्ट मॉर्न डिलेज, ताकि रात में वो खोज कर सकें और अपने रात्रि वास कर सकें। सो स्ट्रेच, उसी तरह आउट इन लेंथ द आर्क फिन ले, ये जो डेथ था, सैटर्न था, वो लेटा हुआ था, चेन्ड ऑन द बर्निंग लेक, उस जलती हुई हेल में चैन से बंधा हुआ। तो इस प्रकार उन्होंने लेविएथन से की तुलना की है। इसको बोलते हैं एपिक सिमिली। सैटर्न फ्लाइज टू ड्राई लैंड, बिल्जेबब फॉलोज सैटर्न। भाई ड्राई लैंड की तरफ जाता है, तो देखिए ड्राई लैंड की तरफ जाओगे तो दो प्रकार की लैंड है, एक है लिक्विड लैंड और एक है ड्राई लैंड। तो जो ड्राई लैंड है वो सॉलिड फायर है, और जो लिक्विड लैंड है वो क्या है, लिक्विड फायर है चारों तरफ फायर ही फायर। सैटर्न सर्वेज हेल एंड मेक्स अ स्पीच, ये स्पीच बहुत ही सुंदर है और पूछी जा सकती है। फेयरवेल हैप्पी फील्ड्स वेयर जॉय फॉर एवर ड्वेल्स, हे प्रसन्न मैदान, आपको अलविदा। किस मैदान की बात हो रही है? स्वर्ग के गार्डन की, सुंदर गार्डन की, जहाँ पर हमेशा हमेशा के लिए प्रसन्नता होती थी, उसके लिए फेयरवेल, अलविदा अलविदा। हेल हॉरर्स हेल इन्फर्नल बर्ड, हे इन्फर्नल बर्ड मेरा स्वागत करो, मेरा स्वागत करो। दाउ प्रोफंडेस्ट हेल, हे गहरी नरक, हे गहरे नरक। रिसीव दाई न्यू पजेसर, अपने नए पजेसर का, अपने नए अधिकारी का स्वागत करो। वन हु ब्रिंग्स अ माइंड नॉट टू बी चेंज्ड बाई प्लेस और टाइम, जो ऐसा दृढ़ मस्तिष्क लेकर के आया है जो समय और परिस्थिति को देखकर, समय और स्थान को देखकर चेंज नहीं होता, यानी कि दृढ़ मस्तिष्क लेके आया है। तो ये लाइन जो पूछी जाती हैं, कौन सी लाइन है? द माइंड इन इट्स ओन प्लेस, मनुष्य के जो मन है, मन का एक अपना अलग स्थान होता है। एंड इन इट सेल्फ कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल, ये चाहे तो स्वर्ग को नरक बना दे, एंड हेल ऑफ हेवन, और नरक को स्वर्ग बना दे। ये बहुत ही सुंदर लाइन है और कई बार आपने हिंदी में सुनोगी। ये तो अपने मन की बात है, स्वर्ग यहीं पर स्वर्ग है और यहीं पर नरक है। देन बिल्जेबब टेल सैटर्न टू कलेक्ट द फॉलन एंजल्स। अब यहाँ पर दो बातें आती हैं। सैटर्न की शील्ड को कंपेयर किया जाता है टू द मून, एंड इट्स शेप वॉज ऑब्जर्व बाई गैलीलियो थ्रू हिज टेलीस्कोप। तो इसको मून से तुलना की जाती है, इतनी विशाल होती है सैटर्न की शील्ड कि मून से उसको कंपेयर किया जाता है। और इतना बड़ा चढ़ा कर लिखा है इन्होंने कि ऐसा गैलीलियो ने भी अपनी दूरबीन से इस शील्ड को देख लिया। और इनके जो स्पीयर है, भाला है सैटर्न का,
Saturn's spear was so large as the tallest pine tree. अगला पॉइंट है, Saturn reached the shore of the fiery lake and called out his countless soldiers who lay stupefied thick as the autumn leaves. तो जिस प्रकार पतझड़ के समय पत्तियां पड़ी होती हैं, तो उसी तरह जो फॉलन एंजल्स जो है उस फायरी लेक में लेटे हुए थे। और कैसे लेटे हुए थे? स्टूफाइड, यानी कि स्तब्ध कृत बोलते हैं, किंग किंतव्य विमूढ़ बोलते हैं, क्योंकि लेटे हुए थे। तो तुलना किससे की है इन्होंने? ऑटोमन लीव्स ही। तो ऑटोमन लीव्स की तरह और सी बीट्स एंड लोकट्स की तरह वो लेटे हुए थे। तो सैटर्न कॉल्ड आउट सो लाउडली दैट द एंटायर हॉलो बॉटम ऑफ हेल इको विद हिज वॉइस, यानी कि पूरा जो हेल था उसकी आवाज़ से गूंज उठा, जोर से चीख कर बोलता है, अराइज अवेक और बी फॉर एवर फॉलन, उठो जागो और या हमेशा हमेशा के लिए लेटे रहो, यानी कि उनमें हिम्मत भरता है। तब यहाँ पर जॉन मिल्टन दोबारा म्यूज यूरेनिया के आह्वान करते हैं, इन्वोकेशन करते हैं। तो ये इसी बुक में सेकंड इन्वोकेशन है। से म्यूज द नेम्स देन नोन हु फर्स्ट हु लास्ट रोस्ट फ्रॉम द स्लम्बर ऑन दैट फायरी कोच, ये आप पढ़ चुके हैं। तो अब फॉलन एंजल्स की बात करते हैं, जिसमें 10 एंजल्स का नाम आया है। उनमें सबसे पहला नाम है मोलेज का। पूछा जाता है, हु वॉज द फर्स्ट एंजल दैट अराइज फ्रॉम द फायरी लेक व्हेन सैटर्न कॉल्ड? तो ये मोलेज है। और मोलेज फर्स्ट केम मोलेज, यानी पहला मोलेज आया। ही वॉज अ हॉरिबल किंग कवर्ड विद ब्लड ऑफ ह्यूमन बींग्स, जो ह्यूमन बींग्स के खून से रंगा हुआ था। और मोलेज को जो है मैन स्लेयर कहा जाता था। और मोलेज के पूजा में बच्चों की बलि चढ़ाई जाती थी, तो इसलिए इसको मैन स्लेयर कहा जाता है। कारण क्या होता है? और जब इसमें बलि दी जाती थी तो जोर जोर से ढोल बजाए जाते थे, ताकि बच्चों की चीखें जो हैं सुनाई ना दें। तो प्रश्न ये बनता है कि विच फॉलन एंजल इज कॉल्ड मैन स्लेयर? दूसरे नंबर पे केमस आता है। तो द अदर नेम ऑफ केमस वॉज प्योर, ही वॉज गॉड ऑफ लस्ट। और थर्ड नंबर पे वालिम एंड एस्टरोथ आता है। वालिम वॉज मेल और एस्टरोथ वॉज फीमेल। दे हैव सॉफ्ट लिक्विड टेक्सचर, तो उनका सॉफ्ट लिक्विड टेक्सचर था, उनकी बनावट जो थी काफ़ी सॉफ्ट लिक्विड की तरह थी। दे कैन एज्यूम मेल सेक्स और फीमेल सेक्स और बोथ सेक्स एट द सेम टाइम डिपेंडिंग अपॉन देयर ओन विल, यानी कि अपनी खुद की इच्छा से कभी स्त्री बन जाते थे, कभी पुरुष बन जाते थे, या एक ही साथ दोनों रूप धारण कर लेते थे, जिसको अर्धनारीश्वर बोलते हैं। और एस्ट्रोथ और एस्टर नाम से जानते हैं। तो सी वॉज वन ऑफ द मून गॉडेस, ये मून गॉडेस है। हर टेम्पल वॉज बुल्ट ऑन द हिल ऑफ स्कैंडल माउंट ऑफ ऑलिव्स बाय द वाइज किंग सोलोमन। तो सोलोमन की कहानी सुनी होगी। तो सोलोमन राजा ने इसके टेम्पल को बनाया था। थेमज वॉज ए ब्यूटीफुल गॉड। इनके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं पूछा जाता। शुरू में पूछा जाता है, एक तो मोलेज के बारे में पूछा जाता है, दूसरा दागोन के बारे में पूछा जाता है, और तीसरा बेलियल के बारे में पूछा जाता है। दागोन कौन है? दागोन का नाम आपने अगर पढ़ा हो तो जो कौन सा ड्रामा है विलियम जॉन मिल्टन का, सैमसन एगोनिस्ट,
तो सैमसन एगोनिस्ट में दागोन की जब पूजा होती है तो उसी दौरान दागोन के मंदिर को जो है वो सैमसन गिरा देता है। तो ही वॉज अ मोन्स्टर ऑफ सी, ही हैड द बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग अबव द बेस्ट दैट ऑफ ए फिश बिलो, यानी कि ऊपर मनुष्य का शरीर होता है, नीचे मछली का होता है। ही वॉज रिफ्रेंड इन सैमसन एगोनिस्ट। राइमन आता है 7वें नंबर पे, द एनिमल गॉड ऑफ इजिप्ट, और ओसिरिस आता है, फिर लास्ट में बेलियल आता है। तो बेलियल 10वें नंबर पे आता है, बीच में एक साथ 2 नंबर थे। तो लास्ट ऑफ केम बेलियल, देयर वॉज नो टेम्पल इन हिज ऑनर, इसके ऑनर में कोई भी टेम्पल नहीं होता है। और अपने यहाँ भी देवता आपने देखे होंगे, कभी आपने इंद्र का चित्र देखा है? शायद आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि इंद्र को अभिशाप लगा था। अहल्या के जो हस्बैंड थे ऋषि, तो उन्होंने उसको अभिशाप दिया था कि उसके पूरे शरीर पर जो है वेजाइना का उभर आएंगी, तो इसलिए उसका चित्र कहीं भी दिखाई नहीं देता। बेलियल होल्ड्स हिज बे ऑल्सो अपॉन रॉयल कोर्टियर्स, किंग्स एंड क्वींस एंड द पीपल ऑफ लस्टफुल सिटीज़। तो बेलियल की तुलना जॉन मिल्टन, जो कोर्ट जो आपका किंग चार्ल्स फर्स्ट का कोर्ट है उसके दरबारियों से करते हैं। तो ये बेलियल का जो होल्ड है वो राजाओं पे, महाराजाओं पे, महारानियों पे, जो कोर्टियर्स हैं उन पे पाया जाता है। बेलियल मीन्स का मतलब है बर्थलेसनेस, यानी कि अयोग्य। ही वॉज मोर लस्टफुल और मोर ऑफ सीन इन लविंग वाइस फॉर हिज ओन सेक देन अदर गॉड। तो दूसरे देवताओं की तुलना में ये काफ़ी लस्टफुल है और काफ़ी जो है प्यार की उसमें बुराई भरी हुई है, एक कामुक प्रवृत्ति का है। ऑल दीज गॉड्स केम इन द क्राउड बट लुक्स वर डाउन कास्ट, सैटन्स फेस आल्सो शोड ग्लूमी एक्सप्रेशन, यानी कि सब जो जितने भी फॉलन एंजल्स आते हैं तो वो सैटन के सामने नीचे की ओर देख करके, यानी सिर झुकाकर खड़े होते हैं, और सैटन के चेहरे पर भी दुख प्रकट होता है। ये इंपॉर्टेंट है। सैटन्स फ्लैग द प्राइड ऑफ ऑनर, जब ये लोग परेड करते हैं तो उस परेड में सिर झुकाए तो खड़े हैं, लेकिन सैटन का जो फ्लैग है जिसको प्राइड ऑफ ऑनर कहा जाता है, वॉज क्लेम्ड बाई अजाजेल। तो अजाजेल नाम के एक चेरब, टाल चेरब है, उसके द्वारा पकड़ा जाता है। चेरब देवदूत होता है। द आर्म्ड एंजल्स मूव्ड इन परफेक्ट बैटल फॉर्मेशन ऑफ म्यूजिक ऑफ फ्लूट्स एंड सिमिलर अदर सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंट्स। बांसुरी, ढोल, दमादे, ताशे, इनके साथ जो है वो एक बैटल फॉर्मेशन बनाते हैं, यानी कि व्यूह रचना करते हैं और कदम ताल करते होंगे। और ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द नंबर ऑफ सैटन्स फॉलोअर वॉज ओनली 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ एंजल्स इन हेवन। देखिए हेवन में कुछ भाई नेचुरल है कि राजा है तो उसके सपोर्टर भी रहे होंगे और विपक्ष में भी रहे होंगे, पक्ष विपक्ष दोनों होते हैं। तो 1/3 एंजल सैटन के और 2/3 ईश्वर के पक्ष में। सैटन्स स्पीच टू द फॉलन एंजल्स, दे स्टूड टंग टाइड, सैटन ट्राइड टू स्पीक 3 times बट हिज प्राइड एंड टीयर्स प्रिवेंटेड हिज स्पीकिंग। तो सैटन जो है अपने साथियों को स्पीच देता है, लेकिन भावुक हो जाता है, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है, और उसके इमोशनल में जो है वो बोल नहीं पाता। 3 बार बोलने का प्रयास करता है, लेकिन उसका घमंड और उसके आंसू जो है उसको रोकते हैं। तब फिर वो बोलता है, क्या बोलता है? थ्राइस ही एसीड, 3 बार उसने दृढ़तापूर्वक प्रयास किया। एंड थ्राइस इन स्पाइट ऑफ स्कॉर्न
3 बार वो गुस्से से थूकता है। टीयर्स सच एज एंजल्स बी ब्रस्ट फोर्थ, जिस प्रकार देवदूतों के आंसू निकलते हैं उसी प्रकार उसके आंसू निकले ब्रेस्ट फोर्थ, जो आगे की ओर बहते हैं। देखिए ये अपनी आंखें हैं मान लीजिए, और अपने ये गालों से आंसू जो है नीचे लुढ़कते हैं, लेकिन जो देवदूतों के आंसू होते हैं वो सामने की ओर आते हैं। इस बात को यूज आपके वर्ड्सवर्थ ने अपनी उसमें किया है प्रीफेस में। एट लास्ट बर्ड्स इंटरवोन विद साई फाउंड आउट देयर वे, तो आहा के साथ उसकी आवाज़ निकलती है। कैसे निकलती है? फिर वो एड्रेस करता है, ओ मैरिड ऑफ इमोर्टल स्पिरिट्स, हे अनगिनत, हे हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में इमोर्टल स्पिरिट, ओ पावर्स मैचलेस, जिसकी शक्ति का कोई तुलना नहीं है, बट विद द अलमाइटी, सिवाय अलमाइटी के, एंड दैट स्ट्राइक वाज नॉट इनग्लोरियस, और जिस युद्ध में हमने भाग लिया था वो युद्ध कोई इनग्लोरियस नहीं था। ऐसा नहीं कि हम पछता रहे हैं कि उस युद्ध में हार गए और बुरा हो गया हमारे साथ, कोई इनग्लोरियस वो स्ट्राइक नहीं था। दो द इवेंट वॉज डायर, यद्यपि उसका जो परिणाम हुआ, यद्यपि जो घटना हुई वो बड़ी ही भयानक थी, डायर थी, यानी कि काफ़ी भयानक थी। पुट फोर्थ एट फुल बट स्टिल हिज स्ट्रेंथ कंसील्ड, यहाँ ईश्वर के बारे में बताते हैं कि पुट फोर्थ एट ऑल एट फुल, कि उसने पूरे प्रयास के साथ, पूरे फोर्स के साथ ईश्वर ने प्रयास किया, बट स्टिल हिज स्ट्रेंथ कंसील्ड, फिर भी उसने अपनी जो शक्ति थी वो छिपा के रखी। विच टेम्प्टेड आवर अटेम्प्ट, जिसने हमारे अटेम्प्ट को बेकार कर दिया, एंड ब्राउट आवर फॉल, और इस प्रकार हमारा फॉल हुआ। अब कह रहे हैं हैंसफोर्थ हिज माइट बी नोन एंड नोन आवर ओन, हमें अपनी भी शक्ति और इस प्रकार उनकी भी शक्ति के बारे में पता लग गया। तो टू वर्क इन क्लोज डिजाइन बाय फ्राउड और गाइल, अब हम छिप करके बार करेंगे, हमारी जो योजना होगी वो क्लोज्ड डिजाइन होगी, यानी कि हमारी योजना हम छुप कर बनाएंगे। बाय फ्राउड और गाइल, चाहे हम फ्राउड से करें या धोखा दें। वाट फोर्स इफेक्ट नॉट, कोई फर्क नहीं पड़ता। दैट ही नो लेस, एट लेंथ फ्रॉम अस में फाइंड हु ओवरकम, अंत में हमने ये निष्कर्ष निकाला है। क्या निकाला है? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। हु ओवरकम्स बाय फोर्स, वो व्यक्ति जो अपने शत्रु पर शक्ति के द्वारा विजय प्राप्त करता है। हैथ ओवरकम बट हाफ हिज फो, वो जीत तो जाता है लेकिन अपने शत्रु को आधा ही जीत पाता है। तो यहाँ पर दो तरह से ले सकते हैं इसके अर्थ को। पहले अर्थ को ये कहना चाह रहा है कि हमने अपने शत्रु को शक्ति के द्वारा जीता, तो क्या जीता? प्रेम से भी तो जीत सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये धोखे से भी जीतने की बात कर रहा है। और वैसे क्या होता है, बोले किसी को ताकत से जीता तो क्या जीता, प्रेम से जीतो तो वो जीत जो है स्थायी होती है। ये कहने का एक्चुअल में अर्थ है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइंस हैं, आप ध्यान रखें कि सारी इंपॉर्टेंट लाइन ली गई हैं। हो सकता है वीडियो लंबा हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सैटन सेज गॉड इज गोइंग टू क्रिएट अ न्यू वर्ल्ड फॉर ह्यूमन बींग्स टूवर्ड्स whom he would show a special regard and would be privileged to enjoy equal quality with the angels। तो वह बताता है कि ईश्वर ने एक नई रचना, नए संसार की रचना की है और उसके प्रति वह भी जो है स्पेशल सम्मान रखता है और उनके लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं और जो एंजल्स के बराबर हैं। तो सैटर्न सेज दैट देयर फर्स्ट एक्सपेडिशन विल बी टू इन्वेस्टिगेट द वर्ल्ड। उनका जो पहला प्रयास होगा उस संसार की जिसकी ईश्वर ने रचना की उसकी खोज होगी। तो इसी कारण सैटर्न जाता है खोजने के लिए। तो ही सेज अगेन
पीस इज डिस्पेयर्ड। अब शांति की बात तो भूल जाओ। पीस इज डिस्पेयर्ड कहने का मतलब है अब शांति तो आशाहीन है। डिस्पेयर्ड का मतलब आशाहीन, अब शांति की आशा नहीं की जा सकती। फॉर हु कैन थिंक ऑफ सबमिशन, अब खुद बताइए कि समर्पण के बारे में अब कौन सोच सकता है। अब तो बहुत दूर तक आ गए, अब समर्पण का कोई भी रास्ता नहीं बचा है, यानी कि समझौते का कोई भी रास्ता नहीं बचा है। वॉर देन वॉर ओपन और अंडरस्टूड, अब तो युद्ध होगा, चाहे खुले रूप में हो या छिपे रूप में, मस्ट बी रिजॉल्व, अब तो युद्ध ही होगा। ये भी बहुत सुंदर लाइन है। तो द एंजल्स रश्ड टुवार्ड्स अ नियर बाई हिल and were guided by Mammon, and they started digging the hill and dug out a large piece of gold। तो मैमन उनको गाइड करता है और फिर वो खुदाई करते हैं और खुदाई में सोना निकलता है। ठीक, उसी सोने से, तो मैमन वॉज द गॉड ऑफ वेल्थ, जिसको अपने यहाँ इंडियन कल्चर में क्या बोलते हैं, सुना होगा आपने, कुबेर, और ग्रीक माइथोलॉजी में इसको मैमन बोलते हैं। ही वॉज द लास्ट एग्जाल्टेड स्पिरिट हु फेल फ्रॉम हेवन, तो हेवन से जो गिरा था वो सबसे लास्ट एंजल था। और इसके बारे में बताते हैं कि ये हमेशा स्वर्ग में जो फर्श पर सोना बिछा रहता था, उसकी पैड़ियों पर, यानी कि जो सीढ़ियों पर सोना बिछा रहता था, उसकी ओर देखता था। His looks and thoughts were always directed downward, उसकी निगाहें और उसका जो थॉट था वो हमेशा नीचे की ओर झुके रहते थे। तो ये सबसे कम उच्च आत्मा वाला एंजल था जो स्वर्ग से गिरा था। बिकॉज ही एडमायर्ड मोर द रिचेस ऑफ हेवन्स पेवमेंट, जो हेवन की पेवमेंट पर, सीढ़ियों पर, फर्श पर जो सोना बिछा था उसकी ज़्यादा प्रशंसा करता था। सबड्यूड विद गोल्ड, जो सोने से बिछी हुई थी, एंड डिड नॉट एंजॉय डिवाइन और होली, जो पवित्र और दिव्य चीज़ें थी उनको आनंद नहीं लेता था, बल्कि सोने का आनंद लेता था, उसकी संपत्तियों का आनंद लेता था। Gold was melted and soon out of earth a huge structure emerged like a mist। एक धुंधल की तरह एक स्ट्रक्चर खड़ा होता है और सोने को पिघला करके। एंड दिस वॉज पेंडोमोनियम, और ये कौन था, पेंडोमोनियम था। दिस स्ट्रक्चर वॉज लाइक ए टेम्पल, ये टेम्पल की तरह था। और टेम्पल किसका था, टेम्पल ऑफ मोनेस्टर्स, यानी कि दैत्यों का टेम्पल था। और यहाँ पर प्रश्न शायद मैंने नीचे नहीं लिखा है, इसको बन और लगा बनाने में, इसको बनने में केवल 1 घंटा लगा। और इसके लिए सोने की खोज किसने की, मैमन ने। और मेन आर्किटेक्चर कौन था, तो पेंडोमोनियम मीन्स होता है होम ऑफ डेमन्स, यानी कि दैत्यों का घर। और इम्पोर्टेंट क्या है, द मेन आर्किटेक्चर ऑफ पेंडोमोनियम वाज मल्सीवर, और मल्सीवर हैड डिजाइन पेंडेमोनियम। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मल्सीवर हैड बीन थ्रोन फ्रॉम हेवन बाय एंग्री जॉब, जो सूर्य देवता है जॉब, क्रोधित होकर उन्होंने मल्सीवर को फेंक दिया था। और ये पूरे 1 गर्मी के दिन लगातार गिरता रहा। यहीं से कहावत बनी है, आ समर्स डे। और देयर वॉज अ कॉन्फ्रेंस इन पेंडोमोनियम, द एंजल्स डिमिनिशेस देयर साइज एज बीज। तो पेंडोमोनियम में कॉन्फ्रेंस शुरू होती है, योजना बनती है कि अब क्या किया जाए। और भाई पेंडोमोनियम, भाई ये तो दैत्य जो थे, एंजल्स थे, काफ़ी बड़े बड़े आकार में थे, लेकिन अब बीज के आकार में हो जाते हैं ताकि पेंडोमोनियम में समा सकें। फिर यहाँ पर बहुत सुंदर एपिक सिमली है, बीज की तुलना की जाती है, वो बाद में पढ़ेंगे। और ही द समन्स हैड बीन रीड एंड ग्रेट कंसल्टेशन बिगिन,
और यहीं पर बुक जो है सेकंड स्टार्ट होती है विद ए कॉन्फ्रेंस इन पैंडेमोनियम, और बुक फर्स्ट का एंड हो जाता है। अब इसके लास्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे 2 से 12 बुक की फुल समरी, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा स्पीचेस नहीं है, क्योंकि स्पीचेस बुक फर्स्ट से पूछी जाती हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।